स्टूडेंट्स, आज हम अपने प्रोजेक्ट फ्रीलांस मार्केट प्लेस की कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहली वीडियो में हमने इसका ओवरव्यू पूरा देखा था, इंटरफेसेस का और इसकी फंक्शनैलिटी का, कैसे फंक्शन हो रहा है, एडमिन क्या क्या कर रहा है, फिर फ्रीलांसर या हमारा जो एम्प्लॉयर है वो कैसे काम करते हैं। तो आज हम इसकी कोडिंग पे एक थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं हम एडमिन का जो लॉगिन है वो कैसे हो रहा है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी रन किया हुआ है अपने पास प्रोजेक्ट को, और यहाँ पे एडमिन लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये एडमिन लॉगिन आ गया। और एडमिन लॉगिन पे फिर मैं इसका एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड, ये यूज़र नेम ज़रूरी नहीं है कि आप एडमिन ही रखें, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एडमिन मैंने इसलिए रखा है ताकि मुझे याद हो कि ये एडमिन का जो है वो यूज़र नेम है। ठीक है, तो इसको फिर हम लॉगिन करते हैं तो ये इस तरह लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, लॉग आउट करते हैं। अब दोबारा हम यूज़र लॉगिन पे जाते हैं और यूज़र लॉगिन में मेरे पास कुछ एक दो यूज़र्स होंगे, उनको देखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कह रहा है इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, तो ये यूज़र इसका मतलब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उस्मान आई थिंक होगा, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये भी नहीं है, तो इसको भी ये एरर बता रहा है। इसके अलावा साद देखते हैं, यहाँ पे कुछ हमने क्रिएट किया तो साद इसका मतलब है, तो यहाँ पे उसने वेलकम साद लिख दिया और ये उसने लिंक्स भी आपको दिखा दिए। तो हम देखते हैं कि ये कैसे ये लॉगिन करता है, एडमिन लॉगिन कैसे करता है और यूज़र लॉगिन कैसे करता है। किसी एक को हम देख लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली वैसे ही होगा, वो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, सेम वही चीज़ें होंगी। ठीक है, तो हम अभी चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ, और यहाँ पे देखें हमारे पास है एडमिन लॉगिन फॉर्म। कैसे हमें पता चला एडमिन लॉगिन फॉर्म हमने खोलना है, क्योंकि हम जब एडमिन लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें इसका जो यूआरएल है इसमें आपको एडमिन लॉगिन फॉर्म डॉट ASPX नज़र आएगा। तो यहाँ पे भी हम एडमिन लॉगिन फॉर्म डॉट ASPX ही को ओपन करेंगे और इसके डिज़ाइन में देखते हैं। डिज़ाइन देखें वही सेम डिज़ाइन है, कोई इसमें चेंज नहीं है। ठीक है, जो हमें नज़र आ रहा है। रिक्वायर्ड फील्ड एडिटर हैं और दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, एक अदद बटन है और एक यहाँ पे लेबल है। तो इसके हम कोड में जाते हैं। अब कोड राइट क्लिक करके आप कोड पे क्लिक करेंगे, व्यू कोड पे, तो आपको कोड नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देखें कि हम स्टार्ट से, मैं इस वीडियो में मैं स्टार्ट से आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और वो क्या करती हैं, उनका मकसद क्या है और वो यहाँ पे क्यों हैं। तो जो जर्नल चीज़ें हैं सब में वही हैं, वो सिर्फ इसी वीडियो में बताऊँगा। इसके नेक्स्ट फिर हम इनको जो जर्नल चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं वो उनको स्किप करेंगे, जो हमारे काम की चीज़ें होंगी सिर्फ उन पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें आप को नज़र आ रही हैं ये कुछ लाइब्रेरीज़ हैं। तो ये लाइब्रेरीज़ कुछ तो ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, इतनी लाइब्रेरीज़ जो हैं ये 6-7 लाइब्रेरीज़ ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होती हैं जब हम अपना जो ASPX फॉर्म बनाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाती हैं। ये वाली लास्ट वाली जो यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट की जो लाइब्रेरी है, ये तब हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है जब हमने SQL कनेक्शन या SQL डेटा कमांड, मतलब हमने SQL सर्वर के साथ या डेटाबेस के साथ कुछ इंटरेक्शन करना है, तो हमें फिर ये वाली लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, अगर नेम स्पेस आ गया आपका फ्रीलांस मार्केट प्लेस, आपके प्रोजेक्ट का नेम जो है वो आ जाता है। जिस तरह आप यहाँ पे देखें, आपकी नेम स्पेस जो है ये आपकी नेम स्पेस है, तो ये आपके प्रोजेक्ट का नेम है। ठीक है, और उसके बाद पब्लिक पार्शियल क्लास एडमिन लॉगिन फॉर्म। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखें, ये क्लास है आपकी एडमिन लॉगिन फॉर्म। आपकी क्लास का हर पेज जो है आपके पास या हर फॉर्म जो है वो एक क्लास होती है आपके पास। और यहाँ पे अगर आप देखें एडमिन लॉगिन फॉर्म, ये आपकी क्लास का नेम है और यही नेम आपके यहाँ पे देखें फॉर्म का भी है। जो आपकी फ़ाइल का नेम होगा वही आपकी क्लास का नेम होगा। ठीक है, और उसके बाद ये कॉलिन आपको नज़र आ रहा है, तो ये कॉलिन जो है ये इनहेरिटेंस का सिंबल है। मोस्टली ये
क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ये जो कॉलिन है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इसका क्या मकसद है। तो आप यही कहेंगे ये इनहेरिटेंस का सिंबल है। इसके ये राइट साइड पे ये जो पेज क्लास है system.web.ui के अंदर जो पेज क्लास है, इस लाइब्रेरी के अंदर एक क्लास है पेज। ये पेज क्लास हमारे पास यहाँ पे पेरेंट क्लास है, और ये हमारी जो क्लास है एडमिन लॉगिन फॉर्म, ये हमारे पास यहाँ पे चाइल्ड क्लास है। तो चाइल्ड और पेरेंट क्लास का आपस में रिलेशन बनाने के लिए यहाँ पे इनहेरिटेंस का सिंबल जो है वो यूज़ होता है। अगर आप ये इनहेरिटेंस का सिंबल यूज़ नहीं करेंगे तो आप पेरेंट क्लास यूज़ नहीं कर सकते। तो पेरेंट क्लास से जो भी चीज़ें हमने इनहेरिट करनी होंगी उसके लिए हमें इनहेरिटेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉलिन जो है वो डालते हैं। और ये बात हमेशा आपने याद रखनी है कि कॉलिन के राइट साइड पे हमेशा पेरेंट क्लास होगी और लेफ़्ट साइड पे जो होगी वो हमारी चाइल्ड क्लास होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको मेरे ख्याल में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इस क्लास के अंदर हमने सारा कोड हमने इस क्लास के अंदर, ये देखें ये क्लास का स्टार्टिंग ब्रैकेट है और ये देखें ये क्लास की क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर हमने अपना सारा कोड लिखना होता है। जो भी कोड लिखेंगे हम अपनी इस क्लास फाइल के अंदर लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमने कनेक्शन क्रिएट किया। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमने एसक्यूएल कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम हमने माई कनेक्शन रखा, और इस कनेक्शन एसक्यूएल कनेक्शन के कंस्ट्रक्टर को हमने एक अदद जो पैरामीटर पास करना था वो होता है इसका पैरामीटर कनेक्शन स्ट्रिंग। और कनेक्शन स्ट्रिंग हमने यहाँ पे एक कनेक्शन क्लास के नाम से फ़ाइल बनाई, ठीक है। उसके अंदर हमने ये कनेक्शन स्ट्रिंग अपनी स्टोर कर ली और इसको हमने नाम दिया कनेक्शन स्ट्रिंग का। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमने एक जो है स्टैटिक इसको रखा और स्ट्रिंग टाइप इसकी हमने डेटा टाइप रखी और इसको पब्लिक हमने किया ताकि हम इसको हर फाइल के अंदर इसको एक्सेस कर सकें। और स्टैटिक इसलिए हमने इसको रखा ताकि हम इसको बगैर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमने उसको कनेक्शन क्लास के थ्रू ये कनेक्शन क्लास का नाम लिखा और उसके बाद इसके अंदर हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग जो वेरिएबल था उसको यूज़ कर लिया हमने। तो कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर को पास हो गई। उसके बाद पेज लोड का इवेंट है, तो ये जो पेज लोड का इवेंट है ये भी ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा, ये भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद ये बटन 1_ क्लिक का जो इवेंट है, ये इवेंट हमने कहाँ से जनरेट किया है? ये इवेंट हमने इस पेज पे जब डबल क्लिक करते हैं इस लॉगिन के बटन पे, तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपने किसी भी जगह पे डिज़ाइन पे डबल क्लिक नहीं करना, अनवांटेड डबल क्लिक आपने नहीं करना। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके वहाँ पे C# के पेज पे इवेंट जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पेज पे एरर आने शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि आप उसको कंपाइल ठीक तरीके से नहीं करते, इस वजह से एरर आने शुरू हो जाते हैं। तो जब हम इस बटन पे डबल क्लिक करते हैं, देखिए इस बटन का आईडी है बटन 1, ठीक है। तो जब हम इस बटन पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमें इसके इवेंट पे ले जाएगा। मतलब अगर इसका इवेंट ऑलरेडी जनरेट हुआ है तो ये हमें उस इवेंट पे ले जाएगा, अगर जनरेट नहीं हुआ तो ये यहाँ पे ये एक इवेंट जनरेट कर देगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ये करके दिखा देता हूँ। मैं इसको कट करता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। जो डबल क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए उसने मुझे ये एक इवेंट बना के दे दिया। अब बटन 1_ क्लिक, इस इवेंट के अंदर या इस फंक्शन के अंदर मैं जो भी कोड लिखूँगा वो बटन क्लिक करने पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो मैं इसको जो है पेस्ट कर देता हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ था। तो इस बटन को जब हम क्लिक करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे एक क्यूरी वेरिएबल हमने क्रिएट किया जिसकी टाइप हमने स्ट्रिंग रखी और इसके अंदर हमने एक क्यूरी लिखी, ठीक है। क्यूरी कौन सी? एसक्यूएल की क्यूरी। तो जो भी हम काम करेंगे डेटाबेस के साथ वो एसक्यूएल क्यूरीज के साथ ही हम करेंगे, क्योंकि डेटाबेस से जो भी हमने डेटा लेना है या देना है वो क्यूरी से ही हम उसको इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्यूरी पे हमने लिखा select स्टार फ्रॉम admin_table where username equals at uname and password equals at pass। तो यहाँ पे जो एडमिन टेबल है हमारे पास उसमें से डेटा हम कह रहे हैं कि ये सिलेक्ट करें
और वो वाला डेटा सेलेक्ट करें जिसका यूज़र नेम, हमने जो यूज़र नेम प्रोवाइड किया उसके इक्वल हो, और पासवर्ड उसका जो हमने पासवर्ड दिया हुआ है उसके इक्वल हो। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो यूज़र नेम हम दे रहे हैं एडमिन, और पासवर्ड मैं यहाँ पे जो ए डाल रहा हूँ, ये एडमिन और ये पासवर्ड ए जो है डेटाबेस में यूज़र नेम और पासवर्ड के इक्वल होंगे, उसको ये सिलेक्ट करेगा। और अगर ये सिलेक्ट हो जाएंगे, मतलब अगर उसमें डेटा होगा, तो फिर ये हमें लॉगिन करवा देगा, अदरवाइज़ फिर ये हमें लेबल मैसेज शो करवा देगा, और उस पर हमने लिखा होगा कि यूज़र नेम और डेटाबेस यूज़र नेम पासवर्ड इनवैलिड। तो यहाँ पे मैं आपको एक नज़र दिखा भी देता हूँ कि कैसे हमारे पास यहाँ पे वो डेटा स्टोर है। ये एडमिन का टेबल हो गया, ठीक है। अब हम ये इसको कह रहे हैं कि जी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन टेबल, एडमिन के टेबल से सारा डेटा सेलेक्ट करे, और वो वाला डेटा सेलेक्ट करे जिसका, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि जिन लोगों को समझ उस तरीके से नहीं आ रही वो उनको भी थोड़ा इजी हो जाए। यहाँ पे इस टेबल के अंदर हमारे पास यूज़र नेम में एडमिन है और पासवर्ड में ए हमने रखा हुआ है स्टोर करके, ठीक है। तो जब हम इसको यहाँ पे एडमिन यूज़र नेम को देते हैं और पासवर्ड को ए देते हैं, तो फिर ये क्या होता है, ये जो यूज़र नेम के अंदर डेटा है एडमिन और पासवर्ड के अंदर डेटा है जो ए, ये कंपेयर होता है इस यूज़र नेम के साथ और इस पासवर्ड के साथ। अगर ये दोनों मैच करते हैं तो फिर वो हमें लॉगिन करवाता है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी मैच नहीं करता तो फिर वो हमें लॉगिन नहीं करवाएगा, वो हमें एरर मैसेज शो करेगा। तो यहाँ पे भी देखें, ये यूज़र नेम के अंदर जो डेटा है उसको हम कंपेयर करवा रहे हैं किसके साथ, जो हमने यूज़र नेम इसको प्रोवाइड किया है टेक्स्ट बॉक्स में, और पासवर्ड को हम कंपेयर करवा रहे हैं जो पासवर्ड हमने इसको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर प्रोवाइड किया है उसके साथ। फिर उसके बाद हमने एसक्यूएल कमांड एक बनाई। जिस तरह आपने टेस्ट फेज में भी ये सारी चीज़ें देखी हैं, ये वही चीज़ें हैं, उसी तरह ही हैं। ये इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है कि उसको डिटेल से दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत हो। तो मैं फिर भी इसको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो रिमाइंड हो जाए। एसक्यूएल कमांड हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्लास फाइल है, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया माई कमांड के नाम से। अब ये जो एसक्यूएल कमांड है ये दो पैरामीटर लेती है, एक क्यूरी और दूसरा कनेक्शन। तो क्यूरी हमने जो ये लिखी थी, ये हमने क्यूरी इसको यहाँ पे पास कर दी, और जो कनेक्शन हमने इसको पास किया ये हमने सबसे पहले यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पे डिफाइन हमने कनेक्शन किया, ये हमने कनेक्शन भी इसको पास कर दिया। उसके बाद इस क्यूरी के अंदर देखें दो पैरामीटर्स हैं, ऐड सिंबल के साथ जो भी आप यहाँ पे क्यूरी में यूज़ करेंगे वो पैरामीटर होगा, ठीक है। तो इस पैरामीटर, इन पैरामीटर्स की वजह से हम इसको पैरामीटराइज्ड क्यूरी कहते हैं। अब ये पैरामीटर्स की वैल्यू हमने इसको सप्लाई करनी है, प्रोवाइड करनी है। तो वो हम कैसे करते हैं, ये जो हमारे पास एसक्यूएल कमांड है इसका ऑब्जेक्ट यूज़ करके हम पैरामीटर्स प्रोवाइड करते हैं। पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, इन पैरामीटर्स को वैल्यूज हमने ऐड करवानी है, ठीक है। और ये जो हमारे पास पैरामीटर है यूएन का, इसको हमने वैल्यू ऐड कहाँ से करवानी है, टेक्स्ट बॉक्स से यूएन के, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर यूएन डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो यूज़र नेम का टेक्स्ट बॉक्स है उससे वैल्यू लेके या उसका टेक्स्ट लेके, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रिम कर रहे हैं। ट्रिम का जो फंक्शन है ये जो ब्लैंक स्पेसेस होती हैं ये रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे एडमिन और स्पेस डालता हूँ, तो ये जो स्पेस डाल के मैं लॉगिन करूँगा तो ये यूज़र नेम के अंदर जो स्पेस मैंने डाली उस स्पेस को रिमूव करने के लिए ये ट्रिम का फंक्शन हमने यूज़ किया, ताकि यूज़र अगर गलती से स्पेस डाल दे तो वो उसको ट्रिम कर दे, ठीक है। जहाँ पे भी हमें ब्लैंक स्पेसेस ट्रिम करने की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम ट्रिम का फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। ट्रिम का जो फंक्शन है ये स्टार्ट और एंड दोनों साइडों से ब्लैंक स्पेसेस को ट्रिम करेगा। अगर हम ट्रिम एंड करेंगे तो वो एंड से ट्रिम ब्लैंक स्पेसेस को कर देगा। अगर ट्रिम स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट से ब्लैंक स्पेसेस को ख़त्म करेगा। अगर हम सिर्फ ट्रिम यूज़ करेंगे तो वो दोनों साइडों से उसको स्टार्ट और एंड दोनों साइडों से उसको ट्रिम कर देगा। इसी तरह हमने पासवर्ड का जो वेरिएबल था, जो पैरामीटर था, उसको वैल्यू पास करवाई टेक्स्ट बॉक्स पास के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने कनेक्शन को ओपन किया, फिर हमने एसक्यूएल डेटा रीडर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम हमने रखा डेटा रीडर,
और इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी है। डेटा स्टोर जो हमने करवाया वो हमने करवाया माई कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट करने के बाद हमने जो डेटा हमें मिला वो हमने डेटा रीडर के अंदर स्टोर करवा दिया। अब ये जो एग्जीक्यूट रीडर का जो फंक्शन है ये हमारी क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के बाद जो डेटा हमें मिलता है, ठीक है, वो हमने ज़ाहिर है किसी टेम्परेरी टेबल में उसको स्टोर करवाना होता है। तो वो स्टोर करवाने के लिए हमें या तो एसक्यूएल डेटा अडाप्टर यूज़ करना पड़ता है या हमें एसक्यूएल डेटा रीडर यूज़ करना पड़ता है। तो एसक्यूएल डेटा रीडर यूज़ करना थोड़ा इजी है, तो हम इसलिए यहाँ पे एसक्यूएल डेटा रीडर को यूज़ करते हैं और हमने यहाँ पे इसमें यूज़ करके यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर करवा लिया। अब हमने इसको चेक करना है कि इसके अंदर डेटा है भी कि नहीं। अगर डेटा है तो इसका मतलब यूज़र लॉगिन हुआ है, अगर डेटा नहीं है तो इसका मतलब यूज़र लॉगिन नहीं हुआ। तो अब इसके अंदर डेटा चेक करने के लिए हम क्या काम करते हैं, तो इसके लिए हम रीड का फंक्शन जो है ये यूज़ करते हैं, डेटा रीडर डॉट रीड। ये फंक्शन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ ये दो पेरेंथीज डली हुई हैं। अगर इसके साथ दो पेरेंथीज ना होती तो ये क्या होना था, ये सिर्फ प्रॉपर्टी होनी थी। जिस तरह मैं यहाँ पे इसको देखूँ हैज़ रोज़, अब ये इसके साथ पेरेंथीज नहीं है तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, इस डेटा रीडर की, ठीक है। और इसके साथ पेरेंथीज हैं तो ये इसका मतलब ये फंक्शन है इसका डेटा रीडर का। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि अगर तो डेटा रीडर के अंदर रीड करने के लिए कुछ डेटा है, ज़ाहिर कुछ डेटा होगा तो फिर यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा, और ट्रू जब रिटर्न करेगा तो हम यहाँ पे इसको जो भी हमने काम करवाना है इसके साथ वो हम करवाएंगे। और अगर डेटा रीडर के लिए कुछ भी रीड करने के लिए नहीं है, मतलब रीड करने के लिए तभी कुछ नहीं होगा जब हमने यूज़र नेम और पासवर्ड गलत एंटर किया होगा, तो फिर क्या होगा, फिर वो हमें मैसेज जो है वो शो करवा देगा। और जब हमने यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक एंटर किया है तो फिर क्या होगा, फिर हमने यहाँ पे सेशन वेरिएबल 2-3 बनाए हैं और उसके बाद रीडायरेक्ट करवाया है यूज़र को डिफ़ॉल्ट पेज पे। पहले हमने एक सेशन वेरिएबल बनाया जिसका हमने नाम रखा UID और उसको वैल्यू हमने असाइन करवाई 0, ठीक है। और उसके बाद हमने एक सेशन वेरिएबल बनाया यू नेम के नाम से और उसको जो हमने वैल्यू पास करवाई वो हमने डेटा रीडर यूज़र नेम के कॉलम से, यूज़र नेम के कॉलम से जो डेटा हमें मिला उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे इस सेशन के अंदर स्टोर करवा दी। अब जो डेटा रीडर यूज़र नेम है वो क्या है, ये एडमिन का जो टेबल है, क्योंकि एडमिन का टेबल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एडमिन के टेबल से हमने डेटा सेलेक्ट किया है। तो एडमिन के टेबल से डेटा सेलेक्ट किया तो यहाँ पे यूज़र नेम के अंदर जो डेटा था, यहाँ पे देखिए यूज़र नेम से हम डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यूज़र नेम के अंदर जो डेटा था वो हमने इस सेशन वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया इसको। फिर उसके बाद सेशन यूज़र टाइप का जो वेरिएबल है इसके अंदर हमने एक वैल्यू जो एडमिन है वो हमने स्टोर करवा दी। वो हमने एडमिन वैल्यू इसलिए स्टोर करवाई क्योंकि ये एडमिन लॉगिन हम कर रहे हैं। अगर हम यूज़र लॉगिन करेंगे तो हम यूज़र वाले लॉगिन फॉर्म पे यहाँ पे ये यूज़र हमने किया होगा, ये ऐसे ही होगा। यहाँ पे यूज़र आईडी हम दे देंगे, यूज़र का नेम दे देंगे और यहाँ पे हम उसका जो है वो यूज़र डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। जब भी हमने किसी दूसरे फॉर्म पे रीडायरेक्ट करना हो, किसी दूसरे फॉर्म पे जाना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्योंकि लॉगिन यूज़र को करवा दिया और उसके बाद हमने इसको डायरेक्ट करवाना है डिफ़ॉल्ट पेज पे, तो इसलिए यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX पेज का नाम दे दिया इसको। ये जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX पेज है ये वाला, ठीक है, इसका हमने इसको नाम यहाँ पे दे दिया। तो लॉगिन होने के बाद यूज़र जो है वो डिफ़ॉल्ट पेज पे मूव कर जाता है। जिस तरह भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यूज़र ने मैंने डाल दिया और पासवर्ड मैंने डाला, ये मैं C डालता हूँ, वैसे पासवर्ड इसका A है। मैं इसको लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उसने मुझे बता दिया, लॉगिन नहीं करवाया, उसने मुझे बता दिया इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ये यहाँ पे इसने मुझे बताया कि मैंने क्या किया, यूज़र नेम ठीक डाला था लेकिन पासवर्ड मैंने गलत डाला था। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि जी रीडर के अंदर डेटा रीड करने के लिए कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो फिर उसने एल्स इसका जो पोर्शन है उसको एग्जीक्यूट करवाया और उसमें क्या हमने किया था, उसमें हमने इसको बताया था कि जी जो लेबल मैसेज है उसको विजिबल करवा दो। तो इसने भी हमें क्या किया, लेबल मैसेज हमें विजिबल करवा दिया, एरर मैसेज जो था।
अब मैं इसको वैल्यू देता हूँ ठीक है जी, इसका जो पासवर्ड है वो मैंने इसको करेक्ट दिया। और अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ, तो उसने क्या किया, उसने मुझे लॉगिन करवाने के बाद रीडायरेक्ट करवा दिया कहाँ पे, डिफ़ॉल्ट पेज पे। ये देखें डिफ़ॉल्ट पेज पे उसने मुझे ले आया, और डिफ़ॉल्ट पेज पे हमने यहाँ पे एडमिन पैनल बनाया हुआ है। कुछ लोगों के पास तो ये इस तरह एडमिन पैनल नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आइकन या लिंक्स नज़र आ रहे होंगे। कुछ लोगों के पास यही जो लिंक्स हैं ये यहाँ पे नेविगेशन बार में उनको नज़र आ रहे होंगे। तो बात एक ही है, जिस तरह भी आप इसको करना चाहें कर सकते हैं, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर। ये जस्ट एक आप समझें तो डिफरेंस है एक विजिबिलिटी का, और तो कुछ भी नहीं है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने जिस तरह भी करना हो। तो जब लॉगिन हो गया तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ इसके एडमिन पैनल के लिंक्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये तो था हमारा एडमिन का लॉगिन। अब हम देखते हैं कि हमारा जो यूज़र का लॉगिन है, यूज़र का लॉगिन हमने क्लिक किया, और यहाँ पे हमने जो यूज़र साद है इसको हमने एस प्रोवाइड किया, और लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे भी वही काम करेगा जो लॉगिन एडमिन के साथ कर रहा था। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे आप एक दफ़ा गौर से देख लें कोड, और एडमिन यूज़र के जो कोड होगा उसमें सिर्फ आपको जो नज़र आएगा, एक यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हमने दी होगी ये नज़र आएगी चेंज, और ये वैल्यू इसकी जो चेंज होगी वो नज़र आएगी। बाकी ये भी इसी तरह ही होगा। अभी मैं आपको खोल के भी वो दिखा देता हूँ। यूज़र फॉर्म जो है वो क्या है, लॉगिन फॉर्म, सिंपल लॉगिन फॉर्म डॉट ASPX जो है ये हमारा यूज़र के लिए लॉगिन फॉर्म है। और इसके डिज़ाइन पे जाते हैं, और अब हम इसके कोड में जाते हैं। यहाँ पे इसका कोड देखें, उसी तरह ये सिलेक्ट यूज़र आईडी, यहाँ पे सिर्फ क्यूरी चेंज हुई है। यहाँ पे क्यूरी क्या हुई है, सिलेक्ट यूज़र आईडी यूज़र नेम फ्रॉम यूज़र्स अंडरस्कोर टेबल वेयर यूज़र नेम इक्वल्स UN एंड पासवर्ड इक्वल @pass, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पे SQL कमांड हमने क्रिएट की, फिर यूज़र नेम प्रोवाइड करने के लिए उसका पैरामीटर बनाया, फिर पासवर्ड की वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करने के लिए पैरामीटर क्रिएट किया। और इसी तरह फिर नेक्स्ट हमने कनेक्शन को ओपन किया, और फिर हमने SQL डेटा रीडर का एक जो ऑब्जेक्ट था वो क्रिएट किया, और उसको हमने और उसमें जो डेटा हमने एक्सेस किया था वो स्टोर करवा दिया। और इसी तरह फिर हमने इफ स्टेटमेंट यूज़ करके तो डेटा रीड किया डेटा रीडर के अंदर से, ठीक है। और जब डेटा रीड किया तो उसके बाद हमने यहाँ पे UID एक सेशन वेरिएबल था, उसको हमने जो डेटा जो उसमें स्टोर करवाया वो डेटा रीडर के अंदर हमारे पास जो यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी यहाँ पे ये देखें, ये यूज़र आईडी हमने इसको प्रोवाइड किया हुआ है। तो यूज़र आईडी और यूज़र नेम ये दोनों हमने यहाँ पे इसको पास कर दिए, ठीक है। UID का जो सेशन वेरिएबल है उसको हम उसके अंदर हमने यूज़र आईडी स्टोर करवाया, ठीक है। कहाँ से लेके, अपनी इस क्यूरी के जो हमें क्यूरी से यूज़र आईडी मिला वो वाला यूज़र आईडी हमने इस सेशन के अंदर UID के सेशन के अंदर स्टोर करवा दिया। और जो यूज़र नेम हमें इस क्यूरी के रिज़ल्ट में मिला वो यूज़र नेम हमने इस तरह यहाँ से एक्सेस करके डेटा रीडर के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करके तो उसको हमने स्टोर करवा दिया सेशन यू नेम के, ठीक है। और उसके बाद फिर यूज़र टाइप का जो सेशन है उसमें हमने यूज़र जो है वो स्ट्रिंग सेव करवा दी। और उसके बाद फिर रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट का मेथड जो है वो हमने यूज़ करके डिफ़ॉल्ट पेज पे हमने उसको रीडायरेक्ट करवा दिया। अब यहाँ पे .to स्ट्रिंग का फंक्शन भी आपको जहन में आ रहा होगा कि यहाँ पे .to स्ट्रिंग का फंक्शन हमने क्यों यूज़ किया है। तो ये .to स्ट्रिंग का फंक्शन हमने कोई भी चीज़ जो है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम .to स्ट्रिंग का फंक्शन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेटा हमें मिल रहा है यूज़र आईडी से, ठीक है, डेटा रीडर के यूज़र आईडी से जो हमें डेटा मिल रहा है उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। इसी तरह यहाँ पे भी हमने उसके यूज़र नेम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके तो यहाँ पे इस सेशन वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। इसी तरह अगर यूज़र नेम इनवैलिड होगा या पासवर्ड जो है वो गलत हम डालेंगे तो ये लेबल मैसेज जो है ये विजिबल हमें हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो पहले हमने गलत डाला था तो उसने इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड हमें शो करवाया था। और अगर हम इसका पासवर्ड ठीक डालते हैं तो यहाँ पे ये लॉगिन हमें करवा देगा। और देखें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पेज पे वो ले आया। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पेज पे हमें जो यूज़र पैनल है वो नज़र आ रही है।
तो जिन लोगों के पास लिंक्स नहीं हैं उनको यहाँ पे टैब्स में नज़र आएंगे, और जिन लोगों के पास ये लिंक्स हैं या यहाँ पे आइकन्स हैं उनको इस तरह यहाँ पे डैशबोर्ड नज़र आएगा। तो ये इसके लॉगिन्स थे। अब हम क्या करते हैं, अब हम लॉगिन करते हैं एडमिन का। ठीक है, एडमिन का लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि एडमिन पैनल में क्या क्या चीज़ें हैं। एडमिन पैनल के हमारे पास 4 चीज़ें हैं। एक व्यू यूज़र का, ठीक है, और फिर दूसरा बैन यूज़र है, और फिर तीसरा हमारे पास व्यू प्रोजेक्ट्स है, और फिर चौथा हमारे पास सर्च प्रोजेक्ट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम जाते हैं सबसे पहले तो व्यू यूज़र पे। ठीक है, व्यू यूज़र पे हम क्लिक किया तो यहाँ पे all users डॉट ASPX मुझे यहाँ पे पेज नज़र आ रहा है कि इस पेज पे हमारे पास व्यू यूज़र का जो लिंक है वो अटैच हुआ हुआ है। अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो में, और जितने भी ये लॉगिन फॉर्म्स थे इनको मैं क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि इनका काम ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ऑल यूज़र्स के फॉर्म पे। ऑल यूज़र्स को हमने ओपन किया और डिज़ाइन पे गए हम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑल यूज़र्स का ही फॉर्म है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं। मैं इसका यूज़र नेम जो है साद लिख देता हूँ। ठीक है जी, और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ तो ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, साद। ठीक है, और इस तरह आप इनको डिलीट करना चाहें इसमें से किसी को तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो ये डिलीट, ठीक है, ये उमर का जो आईडी था वो डिलीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इसके विजुअल स्टूडियो पे। वहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमने कैसे काम किया है। तो यहाँ पे हमने एक अदद ग्रिड व्यू यूज़ किया है। ग्रिड व्यू आपको पता है हमने कैसे यूज़ किए हैं, ये यहाँ से आपको डेटा वेले टूल बॉक्स से मिल जाएगा। ठीक है, ये ग्रिड व्यू है, और उसके बाद फिर इसकी फॉर्मेटिंग करके आपने इसको फॉर्मेट कर लिया। फॉर्मेटिंग के बाद फिर हमने इसको जो है एक अदद डेटा सोर्स इसके साथ अटैच करवाया। डेटा सोर्स कैसे अटैच करवाते हैं, ये यहाँ पे देखें, ये डेटा सोर्स इसके साथ अटैच हुआ हुआ है और इसके साथ ही पड़ा हुआ है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से यही करके दिखा देता हूँ। एक नीचे हम एक और डेटा सोर्स डालते हैं ताकि आपको जो है इसको करने का तरीका आ जाए। तो मैंने इसको क्या किया, इसको ये डेटा ग्रिड व्यू में हमने डाल दिया। अब इस ग्रिड व्यू को मैं प्रॉपर्टीज़ में जाकर थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि ये उसी तरह का हो जाए जिस तरह हमें ऊपर नज़र आ रहा है। ठीक है, इसकी विड्थ जो है वो मैं 100% कर दूँगा। 107% भी आपने डालना है तो ये 100% हो जाएगी। और उसके बाद इसको जो इसका हैंडल आपको नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करें और ऑटो फॉर्मेट पे चले जाएं, और यहाँ से आपको इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो नज़र आ जाएगी। जो फॉर्मेट आप सिलेक्ट करना चाहें तो आपको राइट साइड पे प्रीव्यू भी नज़र आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसका जो फॉर्मेट है मैं ये फॉर्मेट रख लेता हूँ। ठीक है, ताकि उससे ऊपर वाले से थोड़ा डिफरेंट हो। मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये वही फॉर्मेट इस पर अप्लाई हो गया। अब इस ग्रिड व्यू के साथ जो है मैंने डेटा सोर्स अटैच करवाना है ताकि मैं अपने यूज़र्स को देख सकूँ। ये जहन में रखें कि ये यूज़र्स के लिए डेटा सोर्स हम जो ग्रिड व्यू है उस पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो डेटाबेस में से टेबल हम सेलेक्ट करेंगे वो यूज़र्स वाला सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देखें चूज़ डेटा सोर्स, अभी यहाँ पे नन है तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और न्यू डेटा सोर्स मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। जो ही न्यू डेटा सोर्स पे मैं क्लिक करूँगा तो ये एक विंडो आ जाएगी। इसमें से डेटा SQL डेटाबेस ये आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इसका आईडी आपको प्रोवाइड कर देगा। इसको आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, उसके बाद फिर आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आप कनेक्शन स्ट्रिंग अपनी, अगर आपके पास कोई कनेक्शन स्ट्रिंग है आपकी तो वो आप यूज़ कर लें। अगर नहीं है तो आप उसको न्यू कनेक्शन स्ट्रिंग करके आप उसको बना भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम इसको करते हैं और नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सारे टेबल्स आपके नज़र आएंगे। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट पहला टेबल आपको नज़र आ रहा है और उसके बाद यहाँ से आपने अपना टेबल, डिज़ायर टेबल जिससे आपने डेटा लेना है वो टेबल आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा यूज़र्स का टेबल। यूज़र्स के टेबल में सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसका यूज़र आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड मैं शो नहीं करवाना चाहता, फुल नेम,
फिर जेंडर, फिर ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट, बैंक अकाउंट, मनी अर्न, और फिर इसका बैन स्टेटस। ये मैं सारी चीज़ें इसकी सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपने एक काम और करना है, नेक्स्ट करने से पहले आपने एडवांस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जनरेट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट्स, इसको आपने चेक कर देना है और इसको ओके कर देना है। ये चेक इसलिए करना था ताकि आपके पास ये जो एडिटिंग और डिलीटिंग के बटन हैं ये आपको विजिबल हो सकें, ठीक है। आपने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप इसको करेंगे नेक्स्ट। जो ही नेक्स्ट करेंगे और टेस्ट क्यूरी पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा डेटा आपका नज़र आ जाएगा। फिर आप इसको कर देंगे फिनिश। जो ही आप फिनिश करेंगे तो ऊपर वाले की तरह ही आपको ये डेटा नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें आपको बटन नज़र नहीं आ रहे। ये जो एडिट और डिलीट के बटन हैं ये नज़र नहीं आ रहे। कुछ लोगों के पास ये नज़र आ रहे होंगे, कुछ को ये विजिबल नहीं होंगे। जिनके पास नहीं नज़र आ रहे तो वो इसको विजिबल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? ये जो छोटा सा हैंडल आपको नज़र आ रहा है, बटन जो नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये ऑप्शन नज़र आ रही हैं, एनेबल डिलीटिंग। इस पर चेक कर दें तो वो वहाँ पे राइट साइड पे आप देखें, लेफ्ट साइड पे वो डिलीट का एक अदद आपको लिंक नज़र आ रहा है। उसके बाद एनेबल एडिटिंग, इस पर क्लिक कर दें तो वो एडिट का भी आपको लिंक नज़र आ गया। तो अब इसको आप सेव कर लें। अच्छा, इसमें आपको ये लिंक नज़र आ रहे हैं, इनको आप बटन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इनको आप, ये स्टार्ट पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये आप राइट साइड पे भी लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो आपको छोटा सा बटन नज़र आता है ग्रिड व्यू के साथ, वहाँ पे क्लिक करेंगे और ये एडिट कॉलम्स के लिंक पे आपने क्लिक करना है। जो ये एडिट कॉलम्स के लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम्स आपके सामने आ जाएंगे और यहाँ से आपने क्या करना होगा, ये कमांड फील्ड पहला जो आपका कॉलम है इसको आप सिलेक्ट करके मूव करवाएंगे। इस डाउन वाले बटन पे क्लिक करते जाएं और इसको एंड पे ले जाएंगे, ठीक है। एंड पे ले गए और इसके बाद आपने इसी जो आपका फील्ड है, कमांड फील्ड, इसी को क्लिक करना है। और ये देखें यहाँ पे बटन टाइप उसने बताई है लिंक, और इस लिंक की बजाय हम इसको कर देंगे बटन, ठीक है। बटन करने के बाद इसको हम ओके करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपके पास यहाँ पे ये चेक हुआ है तो आपने इसको अनचेक कर देना, ठीक है। इसको चेक्ड नहीं रहने देना, इसको अनचेक कर देना, ठीक है। ये जो ऑप्शन है आपके पास, तो उसके बाद हम इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद आप देखें कि आपके सामने भी उसी तरह ही एडिट और डिलीट की ऑप्शंस भी आ रही हैं, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको दूसरा ग्रिड व्यू भी इसी तरह ही नज़र आएगा नीचे, ठीक है। आपको देखो ऊपर भी वही ग्रिड व्यू है, नीचे भी वही ग्रिड व्यू है। वही काम ऊपर भी होगा, वही काम दोनों में से किसी एक पे भी मैं करूँगा ना काम, तो दूसरे पे भी वो जो रिफ्लेक्शन उसकी आ जाएगी। मैं इसको बैन कर देता हूँ, ठीक है, और इसको अपडेट कर देता हूँ। तो जो ही मैं अब इसको रिफ़्रेश करूँगा, ठीक है, रिफ़्रेश करूँगा तो ऊपर भी देखें वो बैन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समझ मेरे ख्याल में आ गई होगी कि कैसे हमने अगर खुद से इसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान सी चीज़ है। और इस ग्रिड व्यू के लिए जो क्यूरीज यूज़ हुई हैं वो आपने अगर देखनी हो तो आप एसक्यूएल डेटा सोर्स ये वाला या एसक्यूएल डेटा सोर्स ये वाला, इस पर क्लिक करें तो आपको यहाँ पे इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ में इसकी सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। इस प्रॉपर्टीज़ में आपके पास सिलेक्ट की क्यूरी आपने अगर देखनी है इसकी तो आपको यहाँ से नज़र आ जाएगी, ठीक है। ये सिलेक्ट क्यूरी लिखी हुई है। और अगर आपने इसकी इस एसक्यूएल डेटा सोर्स की अपडेट की क्यूरी देखनी है तो ये देखें अपडेट क्यूरी इसकी है, तो यहाँ पे क्लिक करें तो ये इसकी अपडेट की क्यूरी आ गई है। और उसके बाद इसकी अगर आपने डिलीट की क्यूरी देखनी है तो वो आपको यहाँ पे ये देखें डिलीट की क्यूरी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको डिलीट की क्यूरी भी नज़र आ रही है। तो ये क्यूरीज़ आपको इस तरह ये मिल जाएंगी। मैं अब जो मैंने अभी खुद से बनाया था इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों के पास ओरिजिनल ही रहे। तो आपने अगर प्रैक्टिस करनी हो तो आप अलग से डेटाबेस अलग से प्रोजेक्ट बना के प्रैक्टिस करें। इसी प्रोजेक्ट पे प्रैक्टिस ना करें क्योंकि आपका वाइवा करीब है और फिर आपके पास एरर्स अगर आ जाएंगे तो फिर उनको रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह हम यूज़र्स का जो टेबल था हमारा या यूज़र्स का जो हमारा ग्रिड व्यू था उसको हम इस तरह उस पे काम कर रहे थे। उसके बाद आप देखते हैं हम बैन यूज़र पे क्या करते हैं। तो बैन यूज़र पे हमने जब एडिट करते हैं तो हमें सिर्फ ये
बैन स्टेटस जो इसका है वही नज़र आता है एडिटिंग में, बाकी हमें एडिटिंग में नज़र नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको अनबैन करके अपडेट करते हैं तो ये अनबैन हो गया, ये बैन स्टेटस इसका रिमूव हो गया। तो यहाँ पे बैन स्टेटस में इसमें आप अगर देखें तो डिलीट की ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एडिट की ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि ये कैसे हमने किया है। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका जो पेज है वो कौन सा है, पेज है बैन यूज़र डॉट ASPX। तो यहाँ पे भी हम बैन यूज़र डॉट ASPX को ओपन करेंगे। ये बैन यूज़र ASPX, इसको मैं ओपन किया और डिज़ाइन में चले गए, और इसके भी साथ ऐसे ही काम करना है आपने जिस तरह हमने पिछले में किया है। और इसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे जब आप इसको एनेबल एडिटिंग सिर्फ हम करेंगे, एनेबल डिलीट इसको हमने ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करनी। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपको यहाँ पे एक काम नज़र आ रहा है, जब हम एडिट करते हैं तो सिर्फ आपको ये बैन स्टेटस ही एडिटिंग में मिल रहा है, बाकी कोई चीज़ आपको एडिटिंग में नहीं मिल रही। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम यहाँ जाएंगे इसके एडिट कॉलम्स की ऑप्शन पे और क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपने यहाँ पे यूज़र आईडी पे क्लिक करना है, और इसको मैं थोड़ा सा लेंथ इसकी बढ़ा देता हूँ। तो यूज़र आईडी पे मैं क्लिक करूँगा और इसका रीड ओनली का जो ऑप्शन है इसको ट्रू कर देना है। सब की जो रीड ओनली ऑप्शन है उसको आपने देखें, मैंने भी ट्रू किया हुआ है, आपने भी ट्रू कर देना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसका बैन स्टेटस जो है, ये देखें, ये बैन स्टेटस जो है इसको आपने रीड ओनली ट्रू नहीं करना, सिर्फ बैन स्टेटस को आपने रीड ओनली फॉल्स रहने देना, बाकी सबको रीड ओनली ट्रू आपने कर देना है। ठीक है, ये काम हो गया एक। तो दूसरा काम आपने क्या करना होगा, दूसरा काम आपने इसके एसक्यूएल डेटा सोर्स पे क्लिक करके, यहाँ पे एसक्यूएल डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे और इसकी अपडेट क्यूरी जो है ना, ये देखें अपडेट क्यूरी, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ इसका अपडेट करवा रहे हैं, तो इसकी अपडेट क्यूरी जो है वो आप फिर थोड़ी सी मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपके पास ज़्यादा कॉलम्स आ रहे हैं, तो आप सबको रिमूव करके सिर्फ ये बैन स्टेटस रख लेंगे। तो मैं अभी आपको ये भी करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा कि आप ये कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक अदद ग्रिड व्यू डाल देता हूँ। ठीक है, और इसकी जो ग्रिड व्यू की विड्थ है वो मैं 100% कर देता हूँ, और इसका जो कलर है वो मैं ऑटो फॉर्मेट से ले लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ये ग्रीन। ठीक है जी, और उसके बाद मैं इसको जो डेटा सोर्स है वो इसका मैं चूज़ करता हूँ, न्यू डेटा सोर्स, एसक्यूएल डेटा सोर्स, और यहाँ पे इसका एसक्यूएल डेटा सोर्स 2 इसने आईडी इसको दे दिया। और यहाँ पे अब मैं इसको क्या करता हूँ, कनेक्शन स्ट्रिंग इसकी लगा लेता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं बनी हुई, पहली बात तो ये कि आप सबके पास ये कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे आपको अवेलेबल होगी, तो आपने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग वो सिलेक्ट कर लेनी, फिर नेक्स्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखें टेबल, अब आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। टेबल कौन सा सिलेक्ट करेंगे, यूज़र्स का टेबल, क्योंकि यूज़र्स के टेबल के अंदर हमने बैंड स्टेटस भी रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप यूज़र आईडी, यूज़र नेम, उसके बाद फुल नेम, जेंडर, एड्रेस, ईमेल, कांटेक्ट, बेशक ये आप सिलेक्ट कर लें या ना करें, एक ही बात है। ठीक है, और ये चीज़ें, और बैंक अकाउंट, मनी अर्नड, और फिर बैंड स्टेटस, ये इन सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद फिर हम जाएंगे एडवांस पे और जनरेट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट्स को चेक करके हम ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम इसको क्लिक करेंगे और टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डेटा सिलेक्ट में नज़र आएगा, और फिर हम इसको कर देंगे फिनिश। अब जब फिनिश हमने कर दिया तो अब यहाँ पे आपको इस तरह डेटा नज़र आ रहा है। अब हमने यहाँ पे इसके सिर्फ एक एडिट का बटन डालना है, तो आप इसके बटन पे क्लिक करें ग्रिड व्यू के, और यहाँ से एनेबल एडिटिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे आपको एनेबल एडिटिंग राइट साइड, लेफ़्ट साइड पे एक लिंक नज़र आ रहा है, उसके लिए भी आप क्या करेंगे, वही आप तरीका इसका यूज़ करेंगे। इसको एडिट, अपडेट एंड कैंसिल को क्लिक करेंगे, ऊपर जो आपको पहले नंबर पे नज़र आ रहा है, और इसको लास्ट पे ले आएंगे। ठीक है, और इसको फिर आप टाइप इसकी चेंज करना चाहेंगे तो टाइप आप इसकी बटन सेलेक्ट करके इसको ओके कर देंगे। ठीक है, वही शक्ल इसकी बन गई। अब हमने क्या करना है, अब आपने इस एसक्यूएल डेटा सोर्स पे क्लिक करना है
और बल्कि यहाँ पे हमने एक और काम करना था, इसको एडिट कॉलम्स पे जाके इन सब को हमने रीड ओनली भी करना था। ठीक है, मैं इनको रीड ओनली कर देता हूँ। ये ऑलरेडी रीड ओनली है, जो यूज़र आईडी होगा वो ऑलरेडी रीड ओनली होगा और बाकी जो हैं उनको रीड ओनली हमने करना होगा। ठीक है, तो इनको ऐसे हम रीड ओनली करेंगे और मैं ये रीड ओनली पे डबल क्लिक करूँगा तो वो ट्रू ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इनको सबको रीड ओनली करूँगा एक्सेप्ट बैन स्टेटस के, क्योंकि उसको हमने चेंज करना होगा, उसको हमने अपडेट करना होगा, इसलिए हम उसको रीड ओनली नहीं करेंगे। तो आप इनमें से कॉलम्स कुछ कम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे कॉलम्स आप सिलेक्ट करें, कुछ कम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको अब ओके कर देता हूँ। अब इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब मुझे दूसरा जो ग्रिड व्यू है वो भी नज़र आएगा। अब यहाँ पे देखें, इनको मैं एडिट करता हूँ तो एडिटिंग में मुझे सिर्फ ये बैन स्टेटस जो है इसका वही एडिटिंग में मिल रहा है, बाकी कुछ भी मैं एडिट नहीं कर सक रहा। ठीक है, तो ये वहाँ पे रीड ओनली ट्रू की वजह से हमें मिला है। और यहाँ पे एक और मैं आपको काम करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपके पास जो डेटा सोर्स 2 है, एसक्यूएल डेटा सोर्स 2, ये इस पे हम अभी काम कर रहे हैं। तो इस पे क्लिक करेंगे आप, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक आपने नहीं करना कहीं भी। इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके ये देखें अपडेट क्यूरी जो है, यहाँ पे आप जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें रखनी है, एक वेयर क्लास के बाद यूज़र आईडी और दूसरा आपने बैन स्टेटस जो है वो रखना है, बाकी चीज़ों को आपने रिमूव कर देना है। तो वो कैसे आप रिमूव करेंगे, ये यहाँ पे देखें, सेट के बाद आप इसको जो है बैंक अकाउंट और मनी अर्नड और ये इतना आप इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह आपके पास इसकी शक्ल बन जाएगी क्यूरी की। अपडेट यूजर्स टेबल सेट बैन स्टेटस इक्वल्स एट बैन स्टेटस वेयर यूज़र आईडी इक्वल्स एट यूआईडी। और उसके बाद ये यहाँ पे जो कॉलम्स हैं ये आप डिलीट करें या ना करें एक ही बात है। इनको अगर डिलीट करना है तो आप यहाँ से इसको डिलीट करते जाएं और सिर्फ आप ये लास्ट वाले 2 कॉलम्स के नेम जो हैं ये आप रखेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद सेव किया। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये रिफ़्रेश करेंगे तो ये यहाँ पे भी मुझे रिफ्लेक्शन इसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको एडिट करता हूँ और इसको मैं बैन कर देता हूँ। अपडेट करूँगा तो ये यहाँ पे देखिए बैन हो गया। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ ना, तो ऊपर वाला भी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको बैन पे चेक नज़र आ रहा है। तो इस तरह आप और बाकी कोई भी चीज़ आप इसकी अपडेट या चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह आप इसको भी इसी तरह जो है चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपने डिलीटिंग डालनी है तो डिलीटिंग के ऑप्शन भी डाल सकते हैं। डिलीटिंग हमने इसलिए नहीं डाली क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बैन यूज़र है, यहाँ पे यूज़र्स की मैनेजमेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ एडिट की ऑप्शन डाली है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जी होम पे जाते हैं और होम पे हमने ये व्यू यूज़र भी देख लिया और बैन यूज़र भी देख लिया। अब हमने व्यू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का भी उसी तरह ही हमने किया हुआ जिस तरह हमने व्यू यूज़र्स का किया हुआ था। तो अभी हम इसको भी देख लेते हैं व्यू प्रोजेक्ट्स को। व्यू प्रोजेक्ट्स में हमने क्लिक किया तो कौन सा यहाँ पे हमारा पेज आया, ऑल प्रोजेक्ट्स डॉट ASPX। तो अब हम चलते हैं व्यू प्रोजेक्ट्स पे। उसके लिए हम ऑल प्रोजेक्ट्स डॉट ASPX पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी हमें वही चीज़ मिलेगी। उसी तरह ग्रिड व्यू हम डालेंगे, डेटा सोर्सेज के साथ अटैच करवाएंगे, ये बटन शो करवाएंगे और उनको राइट साइड पे ले आएंगे और फिर यहाँ से एनेबल एडिटिंग और एनेबल डिलीटिंग हम करेंगे। तो ये सेम उसी तरह ही है जिस तरह हमने यूज़र्स का टेबल ग्रिड व्यू शो करवाया था, उसी तरह हमने प्रोजेक्ट्स का टेबल भी शो करवाना है। और फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ पे हमने यूज़र का टेबल सेलेक्ट किया था, अब यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का टेबल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, कॉन्फ़िगर पे जाता हूँ, तो यहाँ पे हम देखें तो ये देखिए प्रोजेक्ट्स का टेबल जो है वो सिलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, और इसमें आप प्रोजेक्ट डिटेल को सिलेक्ट ना करें क्योंकि वो फिर डिटेल ज़्यादा आ जाएगी तो वो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। बाकी सारे कॉलम्स आप चेक कर लें और उसके बाद एडवांस पे जाके ये भी आपने क्लिक कर देना है ताकि आपके पास एडिटिंग और डिलीटिंग की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो सके। तो इस तरह ये आपके पास ऑल प्रोजेक्ट्स का जो ग्रिड व्यू है वो भी अवेलेबल होगा।
अब जो मेन चीज़ है हमारे पास वो है सर्च प्रोजेक्ट की, ठीक है। तो सर्च प्रोजेक्ट आप इस तरह इसको भी ग्रिड व्यू में ही लेके आएंगे। कुछ लोगों के पास ये रिपीटर की फॉर्म में है, तो रिपीटर भी इजी है, ग्रिड व्यू भी इजी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आप इसको लेके आएंगे और उसको कैसे फिर हम सर्च करेंगे। मैं यहाँ पे फ्री लांस ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये देखें, ये प्रोजेक्ट जहाँ पे आ रहा है ना, ये सर्च करता हूँ तो यहाँ पे फ्री लांस का सिर्फ प्रोजेक्ट जो है ना वही मुझे मिला है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है आप सर्च पे जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये सारे प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे, जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने अपलोड किए हुए हैं, मतलब जितने प्रोजेक्ट्स लोगों ने अपलोड किए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है ये एडमिन को लॉगिन किया हुआ है, तो यहाँ पे जो एडमिन है ये बिड कर भी दे तो इसकी बिड की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसका यूज़र नेम जो यूज़र आईडी है वो ज़ीरो हमने रखा हुआ है। तो ज़ीरो यूज़र आईडी ये यहाँ पे उसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ग्रिड व्यू है ये हमें कैसे नज़र आ रहा है और इसका जो बिडिंग होगी वो कैसे होगी, इसके लिए हम जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पर। वहाँ पे देखते हैं हम सर्च प्रोजेक्ट का जो हमारा पेज है वो हम इसका डिज़ाइन देखते हैं। पहले सर्च प्रोजेक्ट का डिज़ाइन हम देखते हैं, ये इसका डिज़ाइन आ गया। और इसके डिज़ाइन में अगर आप देखें तो ये एक ग्रिड व्यू है और ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये एक बटन और यहाँ पे एक अदद हमारे पास जो है प्रोजेक्ट उसका रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। ये अगर रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, फिर भी ये काम हमारा चलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने इसके एडिट कॉलम में जाए ना, तो इसके एडिट कॉलम में आप लास्ट में देखें, यहाँ पे हमने एक टेम्पलेट फील्ड डाला है। टेम्पलेट फील्ड हमने यहाँ से डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ से टेम्पलेट फील्ड करके सिलेक्ट और इसको ऐड हमने किया, तो यहाँ पे टेम्पलेट फील्ड हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इस ग्रिड व्यू को हमने यहाँ पे आपको इस ग्रिड व्यू के साथ कोई डेटा सोर्स नज़र नहीं आ रहा, इसको हमने C# के साथ वहाँ से डेटा लोड करवाया और वो हम देखते हैं कि वो हमने कैसे करवाया है, ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने C# के पेज पे, व्यू कोड पे क्लिक करते हैं। तो ये इस तरह हमारे पास जो C# का कोड है इसका वो ओपन हो गया। यहाँ पे पहले मैं इसके जितने भी फंक्शंस हैं उनको कोलैप्स कर लेता हूँ ताकि आप कुछ कंफ्यूज ना हो इतना ज़्यादा कोड देख के, ठीक है। इतना ज़्यादा कोड नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें हैं, अभी आपको मैं बताता हूँ तो फिर आपको इसकी चीज़ की समझ आ जाएगी। इसमें भी वही चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं स्टार्ट पे यहाँ तक तो आपको वही चीज़ें नज़र आ रही हैं जो हमने पहले भी डिस्कस की हैं लॉगिन वाले फॉर्म्स के अंदर। तो नेक्स्ट ये हमने एक कनेक्शन क्रिएट किया है, SQL कनेक्शन डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। फिर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम हमने रखा है UID, इंटीजर टाइप वेरिएबल है जिसको हमने UID का नाम दिया है। और उसके बाद ये 3 हमारे पास फंक्शंस हैं, 2 तो ये इवेंट्स हैं और ये हमने खुद से फंक्शन बनाया है लोड प्रोजेक्ट्स का, ठीक है। पहला जो है पेज लोड, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें बनाया मिलता है, लेकिन इसके अंदर हमने खुद कोड लिख सकते हैं। और ये बटन 1 क्लिक जो है, ये इसका जो बटन है, ये सर्च वाला बटन, इस पर डबल क्लिक करने से हमें ये वाला इवेंट इसका मिल गया। और ये जो लोड प्रोजेक्ट्स का फंक्शन है ये हमने खुद लिखा है। अब पेज लोड के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की है, इफ़ सेशन UID इक्वल्स नल। अगर UID का जो सेशन जो है वो नल है, ठीक है, तो फिर क्या करे, फिर वो लॉगिन फॉर्म पे रीडायरेक्ट हमें करवा दे। मतलब अगर कोई यूज़र जो है वो इस सर्च प्रोजेक्ट वाले फॉर्म को एक्सेस करता है बगैर लॉगिन किए, तो फिर वो उसको लॉगिन फॉर्म पे एक्सेस रीडायरेक्ट करवा देगा। जिस तरह यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये लॉगिन फॉर्म तो ये सर्च प्रोजेक्ट का जो पेज है ये मैंने लॉगिन करके एडमिन का तो इसको एक्सेस किया हुआ है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इस पे रजिस्टर पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसका डायरेक्ट सर्च प्रोजेक्ट ये लिखता हूँ। तो जब ये लिख के मैं एंटर करूँगा ना, तो ये मुझे सर्च प्रोजेक्ट के पेज पे लेके नहीं जाएगा, ये मुझे
कहेगा कि आप इसको पहले लॉगिन करें, तो वो मुझे लॉगिन वाले पेज पे ले जाएगा। मैं इसको जो ही एंटर करता हूँ तो ये देखें मुझे वो यूज़र लॉगिन के पेज पे ले गया, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आपने लॉगिन नहीं किया हुआ तो आप पहले इसको लॉगिन करें। ये काम ऐसे हमने किया है अचीव कि हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और इफ़ सेशन यूआईडी, अगर यूआईडी का जो सेशन है वो नल है, मतलब किसी भी यूज़र ने अभी तक कोई लॉगिन नहीं किया और डायरेक्ट इस पेज को, सर्च प्रोजेक्ट के पेज को एक्सेस कर रहा है वो बंदा, तो फिर उसको वो लॉगिन पेज पे ले जाए, रीडायरेक्ट करवा दे उसको, वो ये वाला पेज नहीं देखने देगा, ठीक है। और अगर उसने लॉगिन किया हुआ है तो फिर क्या करेगा, फिर उसका जो यूज़र सेशन है यूआईडी का, उसका डेटा लेके तो उसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, कन्वर्ट .2 int 32 के मेथड के थ्रू हमने उसको कन्वर्ट किया इंटीजर में, और इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद ये यूआईडी जो हमने इंटीजर टाइप बनाया हुआ था इसमें स्टोर करवा दिया। ये यूआईडी हमने इसलिए यहाँ पे स्टोर करवाया ताकि हम इसको बाद में अपनी क्यूरी में यूज़ कर सकें। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने लोड प्रोजेक्ट्स का जो फंक्शन हमने ये बनाया हुआ है इसको कॉल कर लिया। अच्छा, ये लोड प्रोजेक्ट्स का जो फंक्शन है इसके अंदर हमने एक पैरामीटर इसको दिया हुआ है, स्ट्रिंग टाइप पैरामीटर है, टाइटल इक्वल्स एम्प्टी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पैरामीटर है ये इसके दो मीनिंग हैं। एक तो ये है कि अगर हम इस फंक्शन को बगैर कोई पैरामीटर दिए ऐसे कॉल करें तो इसका मतलब ये होगा कि ये टाइटल इसका एम्प्टी है, ठीक है। और अगर हम इसको इस फंक्शन को कॉल करें और यहाँ पे हम इसको कुछ टाइटल दे दें, ठीक है जी, तो फिर भी ये ठीक है, ठीक है। अगर हम इसको एम्प्टी कर दें, कोई पैरामीटर ना दें, तो फिर भी ये ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी पैरामीटर प्रोवाइड किया हुआ है, और अगर हम इसको कोई पैरामीटर प्रोवाइड कर दें तो फिर भी ये ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक चीज़ आपके लिए नहीं होगी, ये जो पैरामीटर जो हमने प्रोवाइड किया है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, इसको एम्प्टी रखा हुआ है, तो वो इसीलिए है ताकि आप उसको बगैर किसी पैरामीटर के भी एक्सेस कर सकें। तो इसके बाद आप लोड जो प्रोजेक्ट्स हैं, इससे पहले हम बटन 1_click पे देख लेते हैं। तो बटन 1_click पे देखें आप, जब हम बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे कुछ मैं लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ पहले। तो हम सर्च प्रोजेक्ट पे जाते हैं, तो यहाँ पे जब आप कोई जो प्रोजेक्ट किसी का टाइटल जो है वो डाल के तो सर्च पे जो ही क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट देखें आपने कुछ भी सर्च नहीं किया था तो वो सारा डेटा आपको नज़र आ रहा है सारे प्रोजेक्ट्स का। तो वो कैसे हो रहा था, वो लोड प्रोजेक्ट्स हमने किए थे पेज लोड के टाइम पे। जब हमने पेज लोड किया फर्स्ट टाइम तो तब हमें सारे प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे थे, क्योंकि हमने यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट का इसको टाइटल नहीं दिया हुआ था। अब जब हम बटन पे क्लिक करते हैं तो बटन पे क्लिक करने से हमने क्या करना होता है कि इसको हम यहाँ पे कुछ डेटा देंगे, तब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो वो उसके अगेंस्ट कोई प्रोजेक्ट है उसको सर्च करेगा। जिस तरह आपको यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, ये मार्केट प्लेस वाला हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट सर्च किया, तो जो ही हमने सर्च के बटन पे क्लिक किया तो उसने क्या किया, इस ग्रिड व्यू में जितने भी इस टाइटल के हमारे प्रोजेक्ट थे सिर्फ वही शो करवाए, बाकी उसने रिमूव करवा दिए। वो कैसे हुआ, वो यहाँ पे आप देखें अगर, तो जब हमने बटन क्लिक पे इवेंट पे उसको कॉल किया लोड प्रोजेक्ट्स के फंक्शन को, तो इसको हमने एक अदद पैरामीटर पास किया। वो पैरामीटर था text_search.text। तो जो टेक्स्ट बॉक्स था उसमें हमने जो भी डेटा डाला था उसके अकॉर्डिंग हमने कहा जी इसके अकॉर्डिंग आप प्रोजेक्ट्स को लोड कर दो। मतलब जो प्रोजेक्ट्स का टाइटल इसके अकॉर्डिंग है, इसमें हमने जो प्रोजेक्ट का टाइटल डाला हुआ है सिर्फ वो वाले प्रोजेक्ट्स तुम शो करवाओ, ठीक है। तो उसने सिर्फ हमें वो वाले प्रोजेक्ट्स शो करवा दिए। अब ये लोड प्रोजेक्ट्स पे सारी हमने क्यूरी लगाई है, और इसको हम ओपन करते तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल हमने एक बनाया जिसका नाम क्यूरी रखा, और इसके अंदर हमने अपनी सारी क्यूरी लिखी है सिलेक्ट की। यहाँ पे हमने लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट्स टेबल, प्रोजेक्ट्स के टेबल के अंदर से डेटा सारा सिलेक्ट करे, वेयर एम्प्लॉयर आईडी नॉट इक्वल टू @uid। अब जो यूज़र आईडी लॉगिन हुआ है उसका जो यूआईडी है, ठीक है, जो यूज़र लॉगिन हुआ है उसका यूआईडी यहाँ पे हमने स्टोर करके रख लिया है ऑलरेडी। तो हमने इसको कहा कि जी
जो यूज़र लॉगिन हुआ होगा ना उसके प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले ना करवाए ये, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से ये रिमूव कर देंगे तो फिर उसको अपने प्रोजेक्ट्स भी नज़र आएंगे, ठीक है, सर्च में। तो सर्च में जब उसको अपने प्रोजेक्ट नज़र आएंगे तो फिर वो उसको जो है उस पर बिड भी कर सकेगा। तो हमने इस चीज़ को बचने के लिए कि वो अपने प्रोजेक्ट के बिड ना करे, तो हमने उसको उसके प्रोजेक्ट ही शो नहीं करवाए सर्च में, वो मैनेज में अपने प्रोजेक्ट देख सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एक इसके साथ एंड ऑपरेटर यूज़ किया, एंड फ्रीलांसर आईडी इज़ नल, और वो वाले प्रोजेक्ट्स शो करवाए जिनकी फ्रीलांसर आईडी नल है। फ्रीलांसर आईडी नल होने का मतलब ये है कि वो प्रोजेक्ट किसी को असाइन नहीं हुआ। जब वो प्रोजेक्ट किसी को असाइन हो जाएगा तो उसकी जो फ्रीलांसर आईडी है वो नल नहीं रहेगी, उसमें कुछ आईडी चला जाएगा फ्रीलांसर का। तो वो मैं आपको यहाँ पे टेबल से भी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं टेबल का डेटा खोला इसका, तो यहाँ पे देखें फ्रीलांसर आईडी इन सब की नल है सिवाय इसके। ये टेस्ट प्रोजेक्ट बाई उमर, ये प्रोजेक्ट आपको, ये इस टाइटल का प्रोजेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा। मैं इसको अगर सारे प्रोजेक्ट लोड करूं तो इस प्रोजेक्ट किस नाम से प्रोजेक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसकी आईडी नल नहीं है, इसकी आईडी 1 है, ठीक है। फ्रीलांसर आईडी इसकी 1 है, नल नहीं है। और उसके बाद हमने इस पर कौन सी कंडीशन लगाई हैं, और उसके बाद हमने कहा कि जी एंड प्रोजेक्ट टाइटल लाइक एट टाइटल प्लस परसेंटेज। और ये जो परसेंटेज है इसका, ये यहाँ पे एक वाइल्ड कार्ड है, ये एक समझ लो कि आप एसक्यूएल क्यूरी का एक स्पेशल करैक्टर है जो हम सर्चिंग के लिए यूज़ करते हैं। लाइक कीवर्ड के साथ हम ये वाला जो एम्परसेंड या परसेंट सिंबल जो है ये यूज़ करते हैं सर्चिंग के लिए। तो हम इसको कह रहे हैं कि जी वो वाला प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो जिसका टाइटल इस तरह का हो। किस तरह का हो? कि जिसका टाइटल जो है ऐड टाइटल के इक्वल हो और आगे उसके जो मर्जी आ जाए वो वाला प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट करो। तो मैं आपको यहाँ पे इसकी एक और एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे देखो मैं वो वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता हूँ जिसका स्टार्ट जो है वो MAR से हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कि वो वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट करो जिसका स्टार्ट MAR से हो रहा है। तो इसके आगे जो मर्जी आ जाए, मार्केट प्लेस आ जाए, मार्केट आ जाए, मार्केटिंग आ जाए, जो भी आ जाए, लेकिन स्टार्ट उसका जो है वो MAR से हो, तो वो वाले सारे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करे। तो ये इसने वही सारे प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर दिए जिनका स्टार्ट MAR से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइक एट टाइटल और प्लस परसेंट का जो मतलब है ये वही है जो हमने अभी यहाँ पे देखा है कि स्टार्ट पे जो कुछ है हमने लिखा, उसके आगे जो मर्जी आ जाए, जो स्टार्ट हमने इसको दिया है वो स्टार्ट पे वो चीज़ होनी चाहिए जो हमने यहाँ पे सर्च की है, और उसके आगे जो कुछ मर्जी आ जाए उसकी हमें कोई परवाह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्यूरी जो है ये बता रही है कि वो वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लोड करे जिनका एम्प्लॉयर आईडी जो है वो इक्वल नहीं है किसके, UID के, जो UID हमने यहाँ पे इसको प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। और जिसका फ्रीलांसर आईडी जो है वो नल है, ठीक है। और जिसका टाइटल जो है वो इस तरह है जो हमने प्रोवाइड किया हुआ है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है। ये देखें ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे हमने इसको टाइटल हम यहाँ पे देंगे तो वो टाइटल एज ए वैल्यू इसको असाइन हो जाएगा, और इसी तरह UID जो है वो इसको असाइन हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो टाइटल हमने लेके यहाँ पे इसको प्रोवाइड किया हुआ है, तो यही टाइटल हम यहाँ पे देखें बटन 1 पे इसको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्म में ये टाइटल इसको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने कनेक्शन को ओपन किया। कनेक्शन ओपन करने के बाद SQL डेटा रीडर का एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया डेटा रीडर, और उसको हमने एग्जीक्यूट रीडर के फंक्शन के थ्रू क्यूरी को एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूट करने के बाद जो उसका रिज़ल्ट था वो हमने इस डेटा रीडर में स्टोर करवा दिया। उसके बाद हमने ग्रिड व्यू 1 जो था हमारा उसको हमने उसका जो डेटा सोर्स है उस डेटा सोर्स की प्रॉपर्टी को हमने डेटा रीडर को असाइन करवा दिया, ठीक है। मतलब हमने ये जो ग्रिड व्यू 1 है हमारा, इसका जो डेटा सोर्स है वो हमने सेट कर दिया किसके इक्वल, डेटा रीडर के इक्वल। और उसके बाद फिर हमने ग्रिड व्यू 1 को डेटा बाइंड के थ्रू बाइंड कर दिया डेटा के साथ, फिर हमने कनेक्शन को क्लोज कर दिया।
तो जब हम ये काम करते हैं तो उसके बाद हमारा जो ग्रिड व्यू है वो हमें इस तरह नज़र आता है। और उसके बाद जो आपको ये बिड दिस प्रोजेक्ट लिंक नज़र आ रहा है, ये हमने कैसे बनाया है, इसके लिए आप और जब हम क्लिक करते हैं तो वो हमें इस जो प्रोजेक्ट बिडिंग का जो पेज है इस पे लेके आता है। तो ये हमने कैसे किया है, इसके लिए हम देखते हैं इसका सर्च प्रोजेक्ट का जो ये हमारे पास आप देख रहे हैं ग्रिड व्यू, इस पे चलते हैं और इसकी एडिट टेम्पलेट पे चलते हैं। और एडिट टेम्पलेट के बाद आप यहाँ पे टेम्पलेट कॉलम 6 जो है लास्ट वाला, इसके आइटम टेम्पलेट पे जाएंगे और यहाँ पे हमने इसको हाइपरलिंक दिया हुआ है। और इसके हाइपरलिंक के अंदर हमने कुछ इसका जो डेटा है वो भी हमने डाला हुआ है और इसको अनेबल और टेक्स्ट और नेविगेट यूआरएल, 3-4 चीज़ें हमने इसकी प्रॉपर्टी जो है वो हमने सेट की हैं। और एनेबल्ड में हमने क्या किया हुआ है, कुछ स्क्रिप्ट हमने डाला हुआ है, तो वो स्क्रिप्ट हम देखते हैं कैसे है। उसके लिए हम जाएंगे अपने पास, स्प्लिट करेंगे इसको और स्प्लिट करने के बाद इस पर जो ही हम क्लिक करेंगे तो ये पूरी लाइन इसकी हमें ये नज़र आ जाएगी। तो इसको हम क्या करते हैं, उसी तरह एंड टेम्पलेट कर लेते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पे इसके कोड में ये हाइपरलिंक नज़र आ रहा है, ये लास्ट वाला आपका कॉलम है हाइपरलिंक का, और यहाँ पे ये आपको हाइपरलिंक नज़र आ रहा है, हाइपरलिंक 1 इसका आईडी है। और इसका नेविगेट यूआरएल जो आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर हमने ASP का कोड थोड़ा सा हमने इसमें रन करवाया हुआ है ताकि हम इसको नेविगेट करवा सके किस पे, प्रोजेक्ट बिडिंग वाले पेज पे। तो यहाँ पे हमने एक अदद फंक्शन जो है, जब भी आपने ASP के अंदर जो है वो C# का कोड रन करवाना हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सिंगल कोट्स नेविगेट यूआरएल के आगे हमने ये फंक्शन जो है, ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट करवाना है। तो नेविगेट यूआरएल के आगे आप क्या करेंगे, सिंगल कोट्स 2 डालेंगे। इन सिंगल कोट्स के अंदर आप एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और % सिंबल डालेंगे और उसके बाद हैश साइन डालेंगे। हैश साइन का मतलब है कि यहाँ पे हमने C# का जो कोड है वो एग्जीक्यूट करवाना है, तो वो कोड हमने लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, तो ये एक फंक्शन है फॉर्मेटिंग के लिए स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट बिडिंग डॉट ASPX, तो डबल कोट्स के अंदर हमने अपने प्रोजेक्ट बिडिंग जो हमारा फॉर्म है, यहाँ पे आपको नजर आएगा ये प्रोजेक्ट बिडिंग फॉर्म, ये इसका नाम हमने लिखा प्रोजेक्ट बिडिंग डॉट ASPX। उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन मार्क डाला और यहाँ पे हमने खुद से एक लिखा PID, मतलब प्रोजेक्ट ID इक्वल ब्रेसिस के अंदर हमने 0 डाल दिया। 0 मीन कि इसका ये जो पैरामीटर है ये पहला पैरामीटर होगा। तो उसके बाद हमने कॉमा डाला, कॉमा के बाद हमने एवैल्यूएशन के लिए हम यूज़ करते हैं कि हम डेटा जो डेटाबेस से हमने एक्सेस किया है उसको हम यहाँ पे एक्सेस कर लें, जो यहाँ पे हम उसको शो करवाने के लिए eval का फंक्शन यूज़ करते हैं, eval। फिर उसके बाद उसके अंदर हमने प्रोजेक्ट का जो भी कॉलम, जिस कॉलम का हमने डेटा एक्सेस करना होता है उस कॉलम का हमने नाम लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट ID एक्सेस करना है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट का जो ID है वो हमें नज़र आना चाहिए इस लिंक की फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो सर्च प्रोजेक्ट पे हम जाते हैं, तो इस पे आप अगर लिंक लेके आए, किसी लिंक पे आप कर्सर, फॉर एग्जाम्पल पहले लिंक पे ही कर्सर लेके आता हूँ, तो आपको राइट बॉटम कॉर्नर पे नज़र आएगा लोकल होस्ट 1059, ये मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं राइट बॉटम कॉर्नर पे, लेफ़्ट साइड के जो बॉटम कॉर्नर है इस पे आपको नज़र आ रहा है फिर 1059/project bidding डॉट ASPX और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, फिर PID = 4 है। PID = 4 क्यों है, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्ट ID है ये 4 है, तो इसका भी यहाँ पे PID 4 है। तो यहाँ पे नीचे वाले पे देखें PID = 5 है क्योंकि इसका प्रोजेक्ट ID 5 है, और लास्ट वाले पे अगर मैं लेके आऊँ तो PID इसका = 12 है क्योंकि यहाँ पे इसका प्रोजेक्ट ID 12 है। ठीक है, तो
इसके साथ हमने प्रोजेक्ट आईडी इसका अटैच करवाया हुआ है और इसके साथ हमने जो प्रोजेक्ट की बिडिंग है वो पेज इसके साथ अटैच करवाया है। तो जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर एग्जांपल मैंने ये 12 आईडी प्रोजेक्ट आईडी वाले लिंक पे क्लिक करूँगा तो आप इसके यूआरएल में देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा प्रोजेक्ट बिडिंग .aspx और क्वेश्चन मार्क, फिर आगे PID = 12। तो जो प्रोजेक्ट था जिसका नाम जिसका आईडी 12 था, उस प्रोजेक्ट का डेटा यहाँ पे हमें लोड होके नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह ये देखें प्रोजेक्ट का जो टाइटल है वो फ्रीलांस है और इस पे हम इसका आईडी जो है वो 4 है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 7 था, तो यहाँ पे आपको 7 PID नज़र आ गया और यहाँ पे आपको उसका टाइटल भी स्टॉप पे नज़र आ गया। तो इस तरह आपको ये नेविगेशन हम इसकी यहाँ से मैनुअली करा रहे हैं, ये हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी नेविगेशन करा रहे हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल कुछ आपको ऐसे प्रोजेक्ट भी मैं आपको यहाँ पे भी करके दिखाता हूँ कि एक प्रोजेक्ट हम जो है उसको व्यू प्रोजेक्ट में जाते हैं और ये वाला जो प्रोजेक्ट है पहले वाला, इसकी जो बिडिंग है इसको हम ओपन फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, इसको ओपन नहीं करते। ठीक है, अनचेक कर दिया मैंने। तो अब हम जाते हैं वापस और सर्च प्रोजेक्ट में जाते हैं। तो अब ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे देखें, पहले वाला प्रोजेक्ट जो था वो इसकी बिडिंग नॉट ओपन है, बिड इज़ नॉट ओपन इस पे आ रहा है क्योंकि इसकी बिडिंग हमने वहाँ से फॉल्स की हुई है। तो ये बिड नॉट ओपन कैसे यहाँ पे आ रहा है वो हम ऐसे इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट की इसकी प्रॉपर्टी है इसमें भी ऐसे ही हमने C# का जो कोड है वो लिखा है। तो हमने यहाँ पे इसको कहा कि जी अगर बिडिंग जो है eval बिडिंग ओपन बिडिंग और ओपन बिडिंग का जो कॉलम है उसकी वैल्यू एक्सेस करे और उसको कन्वर्ट करे किस में, बूलियन में। ठीक है, उसकी वैल्यू को एक्सेस करके कन्वर्ट करे उसको बूलियन में और फिर उसको चेक करे कि अगर तो वो ट्रू है तो फिर क्या करे, बिड दिस प्रोजेक्ट उस पर शो करवाए और अगर वो ट्रू नहीं है तो फिर बिड इज़ नॉट ओपन उस पर शो करवाए। ठीक है, तो ये जो बिडिंग हमें टेक्स्ट शो हो रहा है, जो उसका लिंक हो रहा है शो, या उसका जो हमें टेक्स्ट चेंज नज़र आ रहा है वो इस टेक्स्ट की प्रॉपर्टी की वजह से है। उसके बाद फिर हमने एक और इसकी प्रॉपर्टी यूज़ की है एनेबल्ड की। तो हाइपरलिंक जो है उसको हम एनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर हम डिसेबल कर देंगे तो वो उस पर क्लिक नहीं होगा, क्लिक करें भी तो वो उस पर नेविगेट नहीं करेगा उसको। तो यहाँ पे हमने एनेबल और डिसेबल इसको करवाया। तो एनेबल करवाने के लिए हमने इसकी प्रॉपर्टी एनेबल्ड की यूज़ की है और यहाँ पे हमने इसको बताया है कि कन्वर्ट टार टू बूलियन और eval ओपन बिडिंग। अगर ओपन बिडिंग जो है वो ट्रू है तो फिर ये ट्रू यहाँ पे हमें रिटर्न कर देगा, अगर फॉल्स है तो फिर एनेबल्ड फॉल्स होगा। अगर ट्रू है, ठीक है, अगर बिडिंग ओपन है तो फिर हमारा ये जो हाइपरलिंक है ये एनेबल्ड हो जाएगा। अगर ये बिडिंग फॉल्स है तो फिर ये हमारा जो हाइपरलिंक है ये एनेबल्ड फॉल्स हो जाएगा। तो मतलब हमारा अगर एनेबल्ड फॉल्स होगा तो फिर ये इस तरह आपको नज़र आएगा, सिंपल टेक्स्ट नज़र आएगा और इस पर क्लिक करने से कुछ भी नहीं होगा, वो नेक्स्ट ट्रांसफ़र नहीं करेगा। अब फॉर एग्जांपल हम इस पर क्लिक करते हैं और ये चला जाता है कहाँ पे, बिडिंग पे। तो ठीक है, तो ये बिडिंग पे कैसे जा रहा है, कैसे हो रहा है, ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में करेंगे जब हम अपने यूज़र पैनल को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने इतना ही करना था, सिर्फ ये एडमिन पैनल को ही करना था और वीडियो भी काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो मैं इसको यहाँ पे ही आज वाइंड अप करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम यूज़र पैनल जो है उस पर बात करेंगे और उस पर एक दो वीडियोस हम इंशाल्लाह डिटेल में बनाएंगे। फिर आपको इंशाल्लाह इसकी भी काफ़ी समझ आ जाएगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। और जहाँ पे आपको कोई इशू हो उसको आप स्टॉप करके वीडियो को आप प्रैक्टिस कर लें, आप उसको बार बार देख लें। तो एक बार देखें, दो बार देखें, तीसरी बार आपको समझ आ ही जाएगी, इतनी कोई कम्प्लेक्स चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।